हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे DSSB की सीरीज़ शुरू करो मैडम, DSSB की सीरीज़ शुरू करो, तो आज मैं एक पहली सीरीज़ DSSB की लेकर आई हूँ। एक्चुअली इसके पेपर्स जो हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं, तो मैंने ये इसमें PGT वाले पेपर में से क्वेश्चन निकाले। इसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आते हैं, जैसे कि एक लेटर का फॉर्म दे दिया, उसमें कौन सा पार्ट जो है वो गलत है, या एक नोटिस दे दिया और उसमें ये पूछा कि इनमें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी मुझे लगता है कि कवर करने चाहिए DSSB के लिए। तो DSSB का पेपर ये मैंने एक पेपर निकाला और उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले आप लोगों को समझाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस DSSB में पूछे गए। ये तो सारे लिटरेचर के। आगे जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे कवर करेंगे वो लिटरेचर और उसके दोनों के होंगे, दोनों चीज़ के होंगे। अब जो लोग मेरे UPTGT PGT के एस्पिरेंट्स हैं या जो और चीज़ों की तैयारी करते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं ना, ये सभी के लिए कॉमन है। DSSB के पेपर में से वो क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने विच आर कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए जो है कॉमन है, सभी विच आर कॉमन फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। तो वो मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले हैं, ठीक है। इसके अलावा DSSB का जो अगर कोई आप में से कोई भी व्यक्ति अगर DSSB के बैच के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, या DSSB का बैच हमारे ऐप पर सारी जानकारी जो है वो दी गई है। बाकी जो मैं YouTube पे आकर अपना काम करती हूँ वो तो मैं कर ही रही हूँ। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब कोई इंसान जो है वो क्वालिटी मटेरियल देता है तो उससे जो है उस मटेरियल को में अगर कोई कमी नहीं निकाल पाता तो और कुछ चीज़ों के बारे में वो बोलने लग जाता है। खैर, वो किसी ने क्या कहा उसको कह के तो मैं उसे फेमस करके क्या कहूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, एक साधारण सी चीज़ आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हम लोग YouTube पर पढ़ाते हैं तो क्या हम लोग YouTube पे पढ़ाते हैं तो हमारी क्या वैल्यू है आपकी नज़र में? कौन है हम? क्या हम कोई सर्विस कर दे रहे हैं? क्या मैं अपने लिए पूछती हूँ, कौन हूँ मैं? क्या मैं कोई सर्विस दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ? और अगर मैं आप लोगों के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो क्या कोई भी एरा गैरा नथु खैरा मुझे आके कुछ भी बोल जाए और अगर मैं जवाब दूं तो क्या अगर कोई ये कमेंट करे कि आपका व्यवहार शिक्षक जैसा नहीं है। एक शिक्षक क्या होता है आप मुझे बताइए। एक शिक्षक की क्या परिभाषा है कि कोई भी आके उसे कुछ भी कह जाए और वो कुछ ना कहे? क्या ये शिक्षक की परिभाषा है? माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी नज़रों में शिक्षक की ये परिभाषा है तो मैं कहीं से कहीं तक भी उस पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि मैं एक एम्पावर्ड वुमेन हूँ और मैं बहुत सी ऐसी औरतों के लिए मुझे अभी किसी ने एक बहुत ही अच्छी पोस्ट लिखी थी कि यू आर द एपिटमी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं वही चीज़ अपने लिए मानती हूँ। अगर आप किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे तो सुनने की हिम्मत भी रखिए। फिर आप क्यों कहते हैं कि आपका व्यवहार शिक्षक जैसा नहीं है? शिक्षक का व्यवहार जैसा आप दूसरे को कहेंगे वैसा ही सुनने के लिए तैयार रहिए। अगर हमें बुरा लगता है तो बुरा सुनने के लिए भी तैयार रहिए। मेरी तो सिंपल फिलॉसफी है। चलिए, बाकी की बात हम लोग बाद में करेंगे, ये बातें तो चलती ही रहेंगी। चलिए, हमारा जो है आज का DSSB का एंड कॉमन सेशन है, तो बिल्कुल भी लोग ये ना सोचे कि भाई मैम ने UPTGT PGT की बंद कर दी या और जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी नहीं है। ये मैंने DSSB हैं स्पेशली क्वेश्चन DSSB के पेपर में से, मगर जो कि हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपको खुद ही क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लग जाएगा। Horace Walpole and Anne Radcliffe are known as the authors of। तो चलिए बात करते हैं। ये 2015 का पेपर है DSSB का, और ऐसे ही मैं इनमें से और 2018 जितने पेपर्स हुए हैं सारे आप लोगों को उसमें से क्वेश्चंस निकाल के करवा दूंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। Horace Walpole and Anne Radcliffe are known as the authors of Gothic novels। अब ये Gothic novels होते क्या हैं? Gothic novels जो है इनमें रहस्य और रोमांच का माहौल रहता है। इट हैज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ एडवेंचर,
and suspense. These novels are very much influenced by the medieval age. तो गोथिक नॉवल कैसल्स होते हैं और रहस्यमयी सा डार्क सा एटमॉस्फेयर होता है. तो कैसल ऑफ ओट्रांटो जो कि हॉरिस वॉलपोल ने लिखी, इसके बाद एन रेडक्लिफ ने द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो ये लिखे. ये दोनों ये जो नॉवेल्स हैं ये गोथिक नॉवेल्स हैं. गोथिक नॉवल रहस्य, रोमांच, जादू टोना, ऑकल्ट साइंसेस, ये जो होती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं गोथिक नॉवेल्स में. तो ये जो हैं ये ऑथर्स हैं गोथिक नॉवेल्स के. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोथिक नॉवल एज वेल. The next question is, as per Trevelyan, in Dash, England, we see for the first time the modern mingling with the medieval. But first of all, ये Trevelyan कौन है? He is a historian और इन्होंने लिखा है कि भाई कि इंग्लैंड के किसके समय में हम जो है मॉडर्न को मेडिवल के साथ में मिंगलिंग यानी कि मिलना जो है वो देखते हैं. आपको पता है चौसर को एक मॉडर्न राइटर कहा जाता है. चौसर के कैंटरबरी टेल्स में गॉड्स प्लेंटी पाई गई है. चौसर का ये कहा जाता है कि प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स मॉडर्न लिटरेचर का जो है की शुरुआत करता हुआ है. तो आप इतनी बार मैंने चौसर का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेवलिन के अनुसार चौसर के इंग्लैंड में मॉडर्न और मध्यकालीन युग को मिलते हुए हम देखते हैं. Now the next question is, Leviathan is a famous work of. Leviathan ये वर्क जो है लेवियाथन, मैंने अभी इससे पहले जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेवियाथन वॉज अ सी मॉन्स्टर और बहुत बड़ा मॉन्स्टर था. मिल्टन ने सैटर्न को कंपेयर किया है लेवियाथन से. तो लेवियाथन जो वर्क है वो किसने लिखा है? द वर्क लेवियाथन हैज़ बीन रिटन बाय थॉमस हॉब्स. और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि लेवियाथन जो है, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा नोट से बताना चाहूँ तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये इसका जो पूरा टाइटल है वो ये है, द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ. बहुत लंबा सा टाइटल है. ecclesiastical एंड सिविल, ये इसका पूरा टाइटल है जिसे कहा जाता है लेवियाथन. इसे कहा जाता है, ये हॉब्स की अर्लीस्ट इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का. तो लेवियाथन थॉमस हॉब्स ने लिखी है 1651 में. इसका पूरा टाइटल है द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, एक्लेसियास्टिकल एंड सिविल, और लेवियाथन. और ये पहले हॉब्स की बहुत ही पावरफुल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एग्जाम्पल है. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ हॉब्स हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं. A Raisin in the Sun is a famous play by. A Raisin in the Sun is a famous play by. देखिए ये जो प्ले है ये तो है बिल्कुल, देखो मेरा वो सीधा आ गया, लॉरेन हैंसबेरी के द्वारा है. अच्छा, ये जो टाइटल है रेजिन इन द सन, ये लिया गया है, एक पोयम है जिसका नाम है हार्लेम. टाइटल जो है वो लिया गया है हार्लेम पोएम से बाय लैंगस्टन ह्यूज. लैंगस्टन ह्यूज ने ये पोएम लिखी है हार्लेम. ये टाइटल वहाँ से लिया गया है. अ रेजिन इन द सन इज द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम हार्लेम
विच इज़ रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज, और ये रेजन इन द सन जो ये फेमस प्ले है ये लिखा है लॉरेन हैंसबरी ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ, भाई कंसीट और विट जो हैं वो किसके फीचर्स हैं, किस पोइट्री में हमें जो है वो कंसीट देखने को मिलते हैं, विट देखने को मिलता है, जिसमें ऐसी पेडेंटिक टर्म्स यूज़ करने को मिलती हैं, तो इट इज़ नन अदर देन दैट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री यानी कि बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स, जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसमें हमें कंसीट एंड विट जो है वो देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द सबलाइम इज द वर्क ऑफ। एक्चुअली इस वर्क के बारे में ये कहा जाता है कि ये वर्क जो है वो लॉन्जाइनस के द्वारा लिखा हुआ है 1st सेंचुरी में, और ये हालांकि इसके बारे में पूरी तरीके से नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि दिस वर्क हैज़ बीन रिटन बाय लॉन्जाइनस इन द 1st सेंचुरी, और ये वर्क जो है उन्होंने इसमें जोड़ दिया है कि द लिटरेचर शुड बी सबलाइम। तो ऑन द सबलाइम ये वर्क है किसके द्वारा, मतलब ये एक ऐसा माना जाता है कि शायद लॉन्जाइनस से लिखा है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये वर्क वाकई में लॉन्जाइनस ने लिखा है। Now the next question is, Imagism is a school of poetry that flourished under the leadership of। देखिए Imagism जो है वो एक स्कूल ऑफ पोइट्री है। स्कूल ऑफ पोइट्री का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ को मानने वाले होते हैं, किसी चीज़ के फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्कूल कहा जाता है। ये एक 20th सेंचुरी मूवमेंट था इमेजिज्म, जो कि एज़रा पाउंड के नेतृत्व में बहुत फला फूला। और इमेजिज्म में ये कहा गया है कि इमेजरी, प्रिसीजन ऑफ इमेजरी, precision of imagery and clear sharp language। तो ये है इसका इमेजिज्म का। एज़रा पाउंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो टी.एस. इलियट ने अपना मेंटोर माना है, वेस्टलैंड अपनी जो है उन्हीं को समर्पित करी है, और उन्होंने जो है बेटर क्राफ्ट्समैन कहा है टी.एस. इलियट ने। तो एज़रा पाउंड एक अमेरिकन पोएट थे, और उन्होंने ही उनके अंडर में ये मूवमेंट काफ़ी फला फूला। और ये जो इमेजिज्म है इसका मतलब होता है प्रिसीजन ऑफ इमेजरी। तो वट एवर बी द इमेज दैट शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर, और लैंग्वेज जो होनी चाहिए दैट शुड बी क्रिस्प। मैन इज ओनली हाफ हिमसेल्फ, द अदर हाफ इज एक्सप्रेशन। पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, ये जिस पेपर में से मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें इस का करेक्ट ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने करेक्ट ऑप्शन अपने आप डाला है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ एमर्सन, और ये इन्होंने एक ऐसे लिखा है एमर्सन ने, द पोएट एक ऐसे लिखा है, और उस एस्से में उन्होंने ये जो वर्ड है वो ये जो कोटेशन है वो यूज़ की है कि मैन इज़ ओनली हाफ हिमसेल्फ, कि इंसान आधा खुद है और आधी उसकी अभिव्यक्ति है। तो ये जो लाइन्स हैं ये एमर्सन के द्वारा कही गई हैं, और किस में कही गई हैं, उनके एस्से द पोएट में। तो ये क्लियर जो है, इसमें ऑप्शन ही नहीं था, मतलब ऑप्शन था ही नहीं। द ऑथर ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मकबेथ इज, ये ये बहुत ही फेमस एस्से है। ये किसने लिखा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मकबेथ, तो ये लिखा है एल.सी. नाइट ने। एल.सी. नाइट ने ये एस्से लिखा है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मकबेथ। हाँ, इसका मैं आपको ईयर और बता देती हूँ, दैट्स 1933। तो ये जो है कि भाई
लेडी मकबेथ के कितने बच्चे थे, ये जो एसे है दैट वाज रिटन बाय एल्सी नाइट. Now the next question is the line the poets are the unacknowledged legislator of the world is by. सबसे पहले हम बात करते हैं तो पी.बी. शैले के एक बहुत ही अच्छे एक दोस्त थे और उनके क्रिटिक भी थे, टॉमस लव पीकॉक. उन्होंने जो है एक वर्क लिखा था 4 एजेस ऑफ पोइट्री, और उसमें उन्होंने पोइट्री को ये कहा था कि जब सोसाइटी का डाउनफॉल होता है तो पोइट्री का भी होता है. तो उसके डिफेंस में शैले ने लिखी थी द डिफेंस ऑफ पोइट्री, और उन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, और उनमें उन्होंने ये कहा था कि जो पोएट्स होते हैं ना वो तो अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स होते हैं, वो तो उनको तो कोई मानता ही नहीं है लेजिस्लेटर्स. तो ये उन्होंने जवाब दिया था शैले ने एक तरीके से टॉमस लव पीकॉक के वर्क के अगेंस्ट अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में. तो ये जो लाइंस हैं ये हैं पी.बी. शैले की. आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में से आए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये सारी हिस्ट्री को कवर करते हुए. एक एक राइटर को अगर आप हिस्ट्री को कायदे से पढ़ लेंगे तो ये दीज क्वेश्चंस विल बी कवर्ड. क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चंस कोई ऐसे वो बहुत ऐसे नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकते. मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये लाइंस किस में कही गई हैं, किसने कही हैं? ये लाइंस जो हैं वो कही गई हैं ओल्ड मैन एंड द सी, हेमिंगवे के नावल में से. उसमें ये हम जानते हैं ये जो नावल है, इस नावल में सेंटियागो का संघर्ष दिखाया गया है, और इस नावल में उसने जब वो संघर्ष करके भी टूटता नहीं है, आखिरकार वो जो है फिश तो नहीं मगर उसके कैरकास को लाने में कामयाब होता है. तो दैट इज़ नोन एज कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड, कि भाई बर्बाद हो सकता है मगर हराया नहीं जा सकता. तो ये लाइंस जो ली गई हैं ये ओल्ड मैन एंड द सी में से ली गई हैं. And the next question is which of the following novels is a satire on the Gothic novel? सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया था वो गोथिक नावल में यही था कि जिसमें डर का, रहस्य और रोमांच का माहौल होता है. कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो कि हॉरिस वॉलपॉल ने लिखा, द मिस्ट्रीज ऑफ अडेल्फोर एंड रेडक्लिफ ने लिखी. और अब इनका मजाक उड़ाती हुई जो एक वर्क है वो कौन सी है? दैट वर्क इज़ रिटन बाय ये सबसे पहले हम बात करते हैं, इस वर्क का नाम है नॉर्थएंगर एबे. इसे ये माना जाता है कि इट्स अ पैरोडी ऑन गोथिक नॉवेल्स. ये जेन ऑस्टन का वर्क है. ये उनका कंप्लीट नावल है, मतलब लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इसे पब्लिश किया गया था. तो नॉर्थएंगर एबे इज़ अ पैरोडी और अ सटायर ऑन गोथिक नॉवेल्स. Now the next question is the word catharsis is taken from the field of. तो चलिए बात करते हैं catharsis जो कि ट्रेजेडी में का टर्म है और एरिस्टोटल ने यूज़ करा है. लेकिन ये कैथारसिस वर्ड कहाँ से आया? अगर आप इन क्वेश्चंस को मेरे पिछले वीडियो से रिलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैंने इसमें क्वेश्चंस में वर्ड्स का भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो भी बताया. तो मैं कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं पूछती हूँ, वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया होता है. लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं ऊट पटांग क्वेश्चन करा के लोगों को जो है वो घुमा रही हूँ. तो देखिए मेरा ऐसा कहीं से कहीं तक भी कोई पर्पज़ नहीं है. और अगर किसी को ये ऐसा लगता हो तो भाई आपको किसी ने मजबूर थोड़ी कराया है कि आप देखिए ही देखिए इस चैनल को. यू आर फ्री टू गो एनीवेयर जहां आपकी पसंद के क्वेश्चंस जो हैं वो चलाए जाते हो. मेरा लक्ष्य है उन स्टूडेंट्स को क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करना जो वाकई में मुझ पे विश्वास रख के मेरे चैनल पे आते हैं और उन्हें वाकई में लगता है कि यहाँ क्वालिटी मटेरियल मिलता है. बाकी औरों के लिए तो ये जिनको ये लगता है उनके लिए तो ये क्वेश्चंस बेकार ही हैं. अब आप खुद देख लीजिए, ये क्वेश्चन कोई मैंने थोड़ी बनाए हैं, किसी किताब में से मैंने थोड़ी ढूंढे. ये तो DSSB के आए हुए हैं. और इसमें भी देखिए ओरिजिन पूछा है कैथारसिस वर्ड कहाँ से लिया गया. तो अब देखिए मैं आपको ओरिजिन बता रही हूँ. कैथारसिस वर्ड एरिस्टोटल ने यूज़ करा है ट्रेजेडी में. कैथारसिस का मतलब होता है पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स.
ट्रेजेडी जब देखते हैं ना तो ट्रेजेडी का एक पर्पस होता है। ट्रेजेडी का पर्पस होता है कैथारसिस, यानी कि अगर हम ट्रेजेडी देखते हैं और हमारे अंदर दो फीलिंग्स जो हैं आती हैं, पिटी एंड फेयर। पिटी कि यार ये क्यों हो रहा है, जो इसके साथ हो रहा है वो होना चाहिए। फियर, जो इसके साथ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो। When we watch tragedy and we weep, जब हम रोते हैं, आंसू बहते हैं, तो हमारे अंदर का जो डिप्रेशन है वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो कैथारसिस जो वर्ड है ना, ये मेडिसिन से लिया गया है। ऐसी कोई भी मेडिसिन जो पर्ज करती है, जो पेट साफ करती है, उसे क्या कहा जाता है? पर्गेशन। तो पर्ज जो वर्ड है, ये जो टर्म है कैथारसिस, ये कहाँ से लिया गया है? इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मेडिसिन। Now the next question is Samuel Butler's Hudibras is a satire on। सबसे पहले हम बात करते हैं सैमुअल बटलर जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आ गए तो चार्ल्स सेकंड की लल्लो चप्पो यानी कि बटरिंग जो है वो शुरू हो गई, और हुडीब्रास जो कि सैमुअल बटलर ने लिखी, उसमें उन्होंने पानी पी पी के जो मजाक उड़ाया है वो किसका उड़ाया है? प्यूरिटन्स का, राउंड हेड्स का, प्रेस्बाइटेरियंस का, क्रोमवेलियंस का, सबका मजाक उड़ाया। जो लोग भी चार्ल्स वन और चार्ल्स टू के अगेंस्ट थे, उनका मजाक जो है वो उड़ाया गया है। ये एक सटायर है किस पर? अगर कई बार क्वेश्चन में प्यूरिटन्स दिया होता है तो प्यूरिटन्स पे, क्रोमवेलियंस दिया है तो क्रोमवेल के मानने वालों पे, राउंड हेड्स दिया है तो राउंड हेड्स पे, प्रेस्बाइटेरियंस दिया है तो प्रेस्बाइटेरियंस पे। तो भैया इसका आंसर है आपका क्रोमवेलियंस। ये देखो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्रोमवेलियंस। पोइट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स द लाइन फ्रॉम। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? पोइट्री इज द इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। ये लाइंस कही गई हैं एजरा पाउंड के द्वारा। अरे ये लाइंस कही गई हैं एजरा पाउंड के द्वारा। एजरा पाउंड जो अभी मैंने आपको बताए थे कि वो उन्होंने इमेजिज्म का फाउंडर जो है उन्हें माना जाता है, मतलब उनके नेतृत्व में इमेजिज्म जो है वो काफ़ी फला फूला। एजरा पाउंड जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे टी.एस. इलियट, और एजरा पाउंड ने ही ये लाइंस कही हैं, पोइट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज। देखिए एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को सबसे बड़ा जॉनरा जो है वो माना है। उन्होंने ट्रेजेडी के अपने जो एलिमेंट्स हैं वो रखे हैं, और उनका ये मानना है कि कहानी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि प्लॉट। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज द प्लॉट। तो उनके हिसाब से प्लॉट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। The next question is, as per dash, the metaphysical poets felt their thought as immediately as the odor of a rose। ये लाइंस कही गई हैं टी.एस. इलियट के द्वारा उनके एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स में। इसमें टी.एस. इलियट ने कहा कि टेनिसन को अपनी पोएम, उनके जो थॉट्स हैं वो एकदम से अपने थॉट को दूसरों को समझा नहीं पाते, बट मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए उनके थॉट ऐसे हैं जैसे ओडर ऑफ अ रोज़। तो ये लाइंस कही गई हैं टी.एस. इलियट के द्वारा, और किस में? उनके वर्क द मेटाफिजिकल पोएट्स में। Who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability। देखिए ये एग्जैक्ट वही लाइंस तो नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज मिल्टन अ लॉट, और उन्होंने ये कहा कि उनका जो शब्द थे वो मैं आपको एग्जैक्टली शब्द बताती हूँ। उन्होंने ये कहा था, वेयर देयर इज़ लेज़र फॉर फिक्शन देयर इज़ लिटिल ग्रीफ। कि वेयर देयर इज़ लेज़र फॉर फिक्शन, अगर आप किसी चीज़ को लिखने के लिए लेज़र फॉर फिक्शन है तो बहुत ही कम जो है दुख जो है वो बचता है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये लाइंस कही हैं कि भाई उनको लाइसिडास में वो दुख देखने को नहीं मिलता जो एक फ्रेंड अपने फ्रेंड की मृत्यु के उपरांत अगर उसके उस पर जो है कोई पोएम लिखे तो जितना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है ये, द डिवाइन कॉमेडी नरेट्स दांतेज जर्नी फ्रॉम। सबसे पहले हम बात करते हैं
कि दाते, he was an Italian poet, the last representative of medieval age. दाते ने एक एपिक पोएम लिखी है द डिवाइन कॉमेडी, जिसके 3 पार्ट्स हैं, और इसमें दाते ने अपनी मृत्यु के उपरांत हेल से हेवन की जर्नी को बताया है, हेल टू पैराडाइज। अब उन्होंने जो ये डिवाइन कॉमेडी को जो बांटा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला पार्ट है उनमें इन्फर्नो। तो इन्फर्नो जो दिखाया है उसका मतलब है सिन, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज पोगेट्रियो, यानी कि सफाई, क्रिश्चियन लाइफ। एंड द थर्ड वन इज पैराडाइसो। तो ये है, इसमें है गॉड। तो देखिए हेल टू पैराडाइज की जर्नी जो है वो दांते ने दिखाई है, और वो एक इटालियन पोएट थे जिन्होंने अपनी एपिक पोएम में हेल से पैराडाइज की जर्नी जो है वो दिखाई है। इन्फर्नो यानी कि हेल, पोगेट्रियो क्रिश्चियन लाइफ, एंड पैराडाइसो मीन्स अल्टीमेटली गॉड। And the last question of today is Cleopatra is a character in Aurobindo's play. Aurobindo ने अपने लाइफ में 5 plays हैं जो कंप्लीट हैं, और इसमें जो ये क्लियोपैट्रा का कैरेक्टर है वो इन्होंने दिखाया है अपने प्ले रोडोग्यून में। ये वैसे तीनों प्लेज ही इन्हीं के, ये पर्सियस भी इन्हीं का प्ले है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया। ये सेशन मैंने जो है क्वेश्चंस हैं, ये मैंने कहा जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने निकाले। इसी तरीके से 20, 25, 30 की सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मैं आप लोगों के सामने लाइव जो है वो आऊँगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।